कल की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस यही आया था। और ये किसके लिए था? दिस इज फॉर अ प्रोसेस। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए था? एक प्रोसेस के लिए। जब हम इसी को एक साइकिल के लिए यूज कर रहे थे तो इसमें एक टर्म डी यू सिर्फ क्या हो रहा था? जीरो हो जा रहा था, क्योंकि साइकिल के लिए यहाँ जो u है ये इंटरनल एनर्जी है विच इज अ पॉइंट फंक्शन। और पॉइंट फंक्शन होने के नाते जब हम डी यू निकालते हैं दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। किसी भी पॉइंट फंक्शन में प्रॉपर्टी में चेंज हमेशा किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर, क्योंकि डी यू इज इक्वल टू यू टू माइनस पॉइंट टू में से पॉइंट वन, या कहें फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करें। लेकिन साइकिल एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जहां से हम चलते हैं वापस वहीं पे क्या हो जाते हैं? चल। इसलिए पॉइंट वन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है भाई? पॉइंट टू, जिसके कारण ये कैंसिल आउट होकर के ओवरऑल कितना हो जाता है? जीरो। इसलिए साइकिल के लिए डी यू जीरो हो जाता है और फाइनली हमें मिलता है डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। दिस इज फॉर अ साइकिल एंड दिस इज फॉर अ प्रोसेस। ये कल हम लोगों ने सीखा था। इसके बाद हमने इसका एप्लीकेशन देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज हम कहां कहां करते हैं, ठीक ना। और यूज में हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बड़ा यूज है हीट ट्रांसफर को फाइंड आउट करने में किसी भी प्रोसेस के दौरान, ठीक ना। क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है? डी क्यू। और हमने किसी क्लोज सिस्टम के लिए पहले ही वर्क निकाल के रखा है, हमको डी क्यू निकालना है, और डी डब्ल्यू हमने क्या कर रखा है? पहले ही निकाल रखा है। डी यू हमने पहले ही निकाल रखा है। पिछले क्लास में कल हम लोगों ने यह भी सीखा था कि जो डी यू आ रहा है दैट इज एम सी वी। ये डी यू की वैल्यू आई थी, इसके लिए हमने सीपीसीबी को डिराइव किया था, ठीक ना। और एक हमने टर्म और निकाला था चेंज इन इंथैल्पी एम सीपी डी, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी आपको मालूम है, ये इंथैल्पी आप चेंज इन इंथैल्पी आपको मालूम है, और हर एक प्रोसेस के लिए आप पहले ही क्या निकाल चुके हैं? वर्क आप निकाल चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे? किसी भी प्रोसेस में क्लोज सिस्टम के अंतर्गत किसी भी प्रोसेस में यदि आपको क्या निकालना है? हीट ट्रांसफर, तो सिंपली इंटरनल एनर्जी और वर्क ट्रांसफर की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हीट ट्रांसफर मिल जाएगा। और हमने कहा था स्टार्टिंग में कि हम एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शन की बात करेंगे। यही तो एनर्जी इंटरेक्शन है। एनर्जी के रूप में हमारे पास या तो हीट था या तो वर्क था। तो हर एक प्रोसेस में हमने वर्क की वैल्यू निकाल ली, और अब रह गया था हर एक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर की वैल्यू को फाइंड आउट करना। क्लियर है? तो कल हम लोगों ने दो प्रोसेस में हीट ट्रांसफर निकाला था, याद है? फर्स्ट था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, और इसके लिए डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आई थी? डी यू के बराबर आई थी। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, अपना नोट्स खोल के देखें, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। और हम लोगों ने कहा था कि यदि हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हीट का सप्लाई करें, किसी सिस्टम को हीट दें, तो वो हीट कहां खर्च होगा? चेंज इन, यानी वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा। और इसके लिए हमने एक डायग्राम भी बनाया था जिसमें हमने पिस्टन को क्या किया था? फिक्स कर दिया था। पिस्टन के फिक्स होते ही वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट, और नीचे से हीटिंग कर रहे थे। हमने देखा था कि जो भी हीट हमने दिया उसके कारण गैस की क्या बढ़ी थी? इंटरनल एनर्जी, सीपीसीबी वाली क्लास में। और वहीं पर हमने ये भी सीखा था कि यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, उस केस में सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी बल्कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्क भी होगा। उस केस में पिस्टन फ्री था और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ हमारा पिस्टन भी क्या हुआ था? मूव किया था। तो याद कीजिए, अगर हम आइसोबेरिक के लिए निकालते हैं
तो डी क्यू कितना आया था, डी क्यू इज इक्वल टू आया था डी एच, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था ये, डी क्यू इज इक्वल टू डी एच, और ये कितना था एम सी पी टी टी, ये हमने डिराइव कराया है दोनों, ये कैसे आया और ये कल हमने इसको डिराइव किया था। ये कब है, जब प्रेशर क्या है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी। इन चीजों को एकदम रट्टा मार लेना है, ठीक ना, ये चीजें अब दिमाग से निकलनी नहीं चाहिए, याद रखें। आगे जब भी पढ़ेंगे, जब भी हीट ट्रांसफर की बात आएगी तो आपके पास दो ही रास्ते होंगे, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट। तो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, और यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं देन दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डी क्या है, इंटरनल एनर्जी, और डी एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी। अब कहेंगे सर इसका यूज कहां करेंगे भाई, आईसी इंजन में हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास एक डीजल इंजन मिलेगा और एक पेट्रोल इंजन मिलेगा, बात समझ में आ रही है। तो डीजल पेट्रोल इंजन में हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट का ट्रांसफर करेंगे और डीजल इंजन में हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का ट्रांसफर करेंगे, इंजन दोनों है। तो जब हम पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ेंगे यानी ऑटो साइकिल, पेट्रोल इंजन किस साइकिल पे कार्य करता है, ऑटो साइकिल पे, और डीजल इंजन किस साइकिल पे काम करता है, डीजल साइकिल पे। तो ऑटो साइकिल यानी पेट्रोल इंजन में जो हीट का ट्रांसफर होगा उस कौन से प्रोसेस के दौरान होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जबकि जो हमारा डीजल इंजन होगा उसमें जब हम हीट का ट्रांसफर करेंगे उस समय हमारा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगले आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे थर्मल इंजीनियरिंग 2, वहां पर ये टर्म यूज होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो ना जाने कितनी जगह। इसके अलावा बॉयलर पढ़ेंगे, अभी अगले ही चैप्टर में आएगा बॉयलर, ठीक ना। बॉयलर में जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, बॉयलर में जो हीट एडिशन या हीट ट्रांसफर होता है वो किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर, यानी वहां जो हम हीट देंगे वो किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी के। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरी थर्मल इंजीनियरिंग में जहां जहां हीट ट्रांसफर होगा वहां यही दो प्रोसेस यूज होंगे, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ये चीजें हम लोगों ने कल तक पढ़ी थी। आज अब हम आइसोबैरिक के बाद आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ठीक ना, इनको देखते हैं। हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस के विषय में अभी तक आपने क्या क्या सीखा है भाई, आपने सीखा है T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके अलावा PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसके अलावा DW निकाल रखा है आपने, क्या आया था भाई, कोई बताएगा, C log V2 बाई V। इतनी सारी चीजें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, किसके रिस्पेक्ट में, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का दूसरा नाम कोई बताएगा, हाँ सिर्फ हाइपरबोलिक बोलेंगे, ठीक ना, बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक प्रोसेस, ठीक ना। जैसे आइसोकोरिक को हमने एक और नाम बताया था आइसोमेट्रिक, आइसोबेरिक का दूसरा नाम था आइसोपेस्टिक, वैसे ही आइसोथर्मल का एक दूसरा नाम था हाइपरबोलिक। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के ऑप्शंस में देखेंगे तो कहीं कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस को हाइपरबोलिक प्रोसेस लिखा हुआ मिलेगा, जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें क्या मिलेगा, हाइपरबोलिक, ठीक ना। तो आइए अब हमें हीट ट्रांसफर निकालना है, और हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ क्या है भाई, डी क्यू
इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही है, यही तो हमको निकालना है, ठीक ना। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू को क्या लिखेंगे भाई, एम सी वी डी टी, ठीक है। अभी हमने सीखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, एम सी वी डी टी, और चेंज इन एंथैल्पी एम सी पी डी टी, ठीक ना। तो ये हो गया डी यू एम सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू बताएं सी लॉग वी टू अपॉन, क्लियर है। अब जरा देखें, सिंस चूंकि t क्या है, कांस्टेंट है, अगर t कांस्टेंट है तो dt कितना होगा, 0। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। अगर dt 0 है देन इसलिए m cv dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चूंकि dt 0 है, ये वाला टर्म जिसमें dt है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 0, ये टर्म हो गया आपका 0। तो फाइनली dq कितना बचा, c log v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एसएससी में पूछ रखा है, फॉर विच प्रोसेस हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर आर इक्वल। किस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, dq इज इक्वल टू c log v2 अपॉन v1, और यही तो क्या है, dw। बात समझ में आ रही है। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर बोथ आर इक्वल, क्लियर है। चलिए आइसोथर्मल के बाद हम लोग देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, आई फिर से एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है भाई, बताएं। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास है dq कितना होगा, 0, किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर संभव नहीं है। और हम क्या जानते हैं भाई, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या जानते हैं भाई, dw इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा, क्लियर है। इतनी चीजें हमने सीख रखी हैं पहले से, और अब हमें निकालना है हीट ट्रांसफर, ठीक ना। ना देखें जरा dq, अच्छा कहेंगे सर हीट ट्रांसफर क्यों निकालना चाह रहे हैं, ये तो पता है, ये कितना होगा, हाँ 0 तो होगा, लेकिन यहां मुझे आपको कुछ और भी सिखलाना है, इसीलिए हीट ट्रांसफर निकालेंगे, क्योंकि यहां से एक बहुत अच्छी चीज सीखने के लिए मिलेगी। तो निकाल के देखते हैं एक बार, dq इज इक्वल टू du प्लस डी। अब हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq की वैल्यू क्या होगी, 0, तभी तो प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, किसी तरह का हीट ट्रांसफर ना हो। तो इसको हमने क्या कर दिया, 0, एंड दिस इज इक्वल टू du प्लस dw, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं, हमको पता है कितना होगा, क्योंकि यहां मुझे आपको कुछ अलग चीज सिखाना है। अब जरा देखिए, अगर यहां देखें तो ये क्या आएगा, वर्क कितना आ जाएगा, माइनस का t, यही आएगा ना। ये जो इक्वेशन है ना, dw यानी वर्क ट्रांसफर किसके बराबर है, चेंज इन विथ नेगेटिव साइन, चेंज इन, ये बहुत कुछ बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने आपको कहा कि आप जो हीट देंगे वही किसमें कन्वर्ट होगा, बात क्लियर है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप हीट नहीं दे सकते भाई, हीट देना संभव नहीं, और आप चाहते हैं कि आपको वर्क मिले, आपने हीट दिया नहीं और आप चाहते क्या है कि आपको वर्क, तो ये वर्क कहां से आएगा, दिस वर्क विल कम फ्रॉम एनर्जी स्टोर विद इन द सिस्टम। ये उस एनर्जी से आएगा जो कहां पे स्टोर है, विद इन द
सिस्टम, सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इसका मतलब जो भी वर्क आएगा वो किसके बदले आएगा? इंटरनल एनर्जी के बदले आएगा। अगर इंटरनल एनर्जी कम होगी तो आपको वर्क नहीं मिलेगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? जैसे जैसे आप वर्क लेंगे आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? घटेगी, क्योंकि फ्री में तो वर्क होगा नहीं। अगर मुझे भोजन ना कराया जाए और सिर्फ काम कराया जाए मुझसे, तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या होती जाएगी? लगातार कम होती जाएगी। तो यहां नेगेटिव साइन शो कर रहा है डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। कब? जब आप उससे क्या लेंगे? वर्क लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बदले मिलती है, और इस प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी लगातार क्या होती है? डिक्रीज करती है। और इसको बताने के लिए साइन किसका यूज किया गया है? नेगेटिव साइन का यूज किया गया है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं हीट ट्रांसफर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है? चलिए, अब कौन सा प्रोसेस रह गया? पॉलीट्रॉपिक भी निकालेंगे। चलो निकाल लो। हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या क्या जानकारी है भाई पॉलीट्रॉपिक के विषय में? बताइए। पी वी टू दी पावर गामा नहीं एन, पी वी टू दी पावर एन इज इक्वल टू सी। और बताइए डी डब्ल्यू कितना आया था? P1 V1 ये। अब देखो ये सारी चीजें ना, जैसे कि हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, वो भूल गए क्या? वैसे ही ये सारे टर्म आपके दिमाग में होने चाहिए। आइसोकोरिक का वर्क 0 होता है, आइसोबेरिक का वर्क PV2 माइनस V1 होता है, आइसोथर्मल का वर्क C log V2 अपॉन V1 होता है, एडियाबैटिक का वर्क P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 होता है, और पॉलीट्रॉपिक का वर्क P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1 होता है। तो ये चीजें अब आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, ठीक ना? इसमें कहीं कोई शंका ना रहे। पॉलीट्रॉपिक के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी होंगी, पहले उनको सीखते हैं। और ठीक ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हमें सबसे पहले मेयर्स इक्वेशन को समझना होगा। कल हमने बताया था मेयर्स इक्वेशन, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आया था ना। दिस इज कॉल्ड मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन से हमें Cp और Cv का एक अलग वैल्यू मिलेगा, और उसका यूज कहां पे होगा? हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस निकालने के लिए। तो पहले इसको करते हैं, मेयर्स इक्वेशन को देखते हैं, और वापस फिर आएंगे ताकि हम क्या निकाल सकें? हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मेयर्स इक्वेशन को डिराइव कहां से किया जाता है? बाय यूजिंग एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या होती है भाई? H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। ठीक है? अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो H क्या बन जाएगा? DH। U क्या बन जाएगा? DU प्लस ये क्या बन जाएगा? D ऑफ PV। यही बनेगा ना? अब देखिए जरा, DH को क्या लिख सकते हैं भाई? mCp dt लिख सकते हैं आइडियल गैस के लिए। Du को mCv dt लिख सकते हैं, और प्लस D PV को mRT लिख सकते हैं। कोई डाउट? PV इज इक्वल टू mRT फॉर आइडियल गैस। ना देखेंगे, mCp dt इज इक्वल टू mCv dt प्लस m और r क्या है? कांस्टेंट है। कैन बी राइट, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, mR dt लिख सकते हैं। कोई डाउट? अब जरा देखिए, m और dt हर तरफ है,
निकाल के क्या कर दें, कैंसल आउट, एम डी टी एम डी टी एम डी टी, कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया, बचा क्या इधर भाई, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, और सिंपल यहां से क्या मिल गया, Cp माइनस, दिस इज योर मेयर्स इक्वेशन। तो इस तरीके से हम मेयर्स इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी, ठीक ना। ना ये हमारा मेयर्स इक्वेशन आ गया, और स्पेसिफिक हीट का रेशियो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। क्लियर है। अगर आप यहां से एक बार Cp निकालें, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, अगर यहां से Cp निकालें तो क्या मिलेगा, गामा टाइम्स ऑफ Cv मिलेगा, यही मिलेगा ना, Cp क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ Cv, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप Cv निकालें यहां से, अगर Cv निकालते हैं तो Cv क्या आएगा, Cp अपॉन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। कहेंगे सर ये सब क्यों करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में कई बार इन रिलेशंस को यूज करके Cp Cv की वैल्यू पूछ रखी है, ठीक ना, Cp Cv की वैल्यू R के टर्म्स में पूछ रखी है, इसलिए इनको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर यूज करें तो Cp की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और Cp की जगह पुट कर दिया गामा इंटू माइनस Cv इज इक्वल टू, ठीक ना, Cv कॉमन ले लें तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, और Cv इज इक्वल टू R अपॉन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Cv की वैल्यू अभी तक हम लोगों ने वहां पढ़ा था Cv इज इक्वल टू du अपॉन dt, लेकिन अब Cv की वैल्यू एक ऑप्शन मिलेगा R अपॉन गामा माइनस 1, फिर दिमाग में बात आई कि ये ऑप्शन तो पता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन यहां से मिलता है, Cv R और गामा के टर्म्स में ये रिलेशन होता है। क्लियर है। सेम इन द सेम वे हम किसके लिए निकाल लेते हैं, Cp की वैल्यू। अब हम यूज करेंगे कौन कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम 2 एंड 1 एंड 3, पहले 1 एंड 2 यूज किया, अब 1 और 3, जरा देखें, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और यहां Cv की वैल्यू पुट कर देंगे, Cp माइनस Cv की जगह Cp अपॉन इज इक्वल टू R, Cp कॉमन हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू R, और Cp गामा, गामा माइनस, और Cp इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा R अपॉन गामा माइनस 1। दीज आर दी वैल्यूज आस्क्ड ऑलरेडी इन एसएससी एग्जाम। अगर आप पेपर खोल के देखेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे, Cp और Cv की वैल्यू। सेमेस्टर एग्जाम में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ Cp Cv की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करता है, उससे एक कदम आगे जाकर Cp Cv की ये वैल्यू पूछता है। तो ये कोई टफ नहीं है, अगर सेमेस्टर में पढ़ते समय हम एक कदम और आगे जाके पढ़ लें तो अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो ये ज्यादा आसान है ना, ये ऐसा नहीं कि पहले 3 साल इंतजार करते रहे कि पहले डिप्लोमा कर लें फिर दिल्ली चले जाएंगे। दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल। तो सेमेस्टर की तैयारी के समय ही अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर लो, तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और दूसरों से पहले गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच भी जाओगे, ठीक ना। चलिए, तो ये हमको इस तरीके से Cp और Cv मिला। इसी Cp और Cv की वैल्यू का यूज होता है किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या फाइंड आउट करने के लिए, हीट ट्रांसफर निकालने के लिए। क्या निकालना है हम लोगों को, हीट ट्रांसफर इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
ठीक है जी, आइए डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डेल्टा, ठीक है, यही निकालना है डी क्यू। देखें डी क्यू इज इक्वल टू डी यू कितना हो जाएगा भाई, एम सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा बताएं, पी वन वी वन माइनस, क्लियर है जी। देखें m, इस Cv की वैल्यू अभी हम लोग निकाली, क्या आई थी भाई, यही आया था, Cv की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डी टी प्लस, ठीक है। अब जरा देखें एम आर डी टी, ध्यान दें एम आर इंटू लिख सकते हैं अपॉन गामा माइनस 1 प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस 1। अब ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एम आर टी टू को क्या लिख सकते हैं, पी टू वी टू लिख सकते हैं, एम आर टी टू, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एम आर टी, तो यहां 2 है इसीलिए क्या हो जाएगा पी टू इंटू वी टू माइनस क्या आ जाएगा पी वन इंटू एम आर टी वन को पी वन इंटू अपॉन गामा माइनस। क्लियर है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को एक सिमिलर फॉर्म में लेके आना है, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस 1। क्लियर है। अब देखें यहां से कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे टर्म को कॉमन ले लीजिए, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस, इस पूरे टर्म को हमने क्या किया कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जरा देखें यहां पर क्या बच जाएगा, ध्यान दें सबसे पहले तो इसको आपको, अच्छा एक काम करो, यहां पर क्या बचेगा, यहां पर अगर पूरे को कॉमन ले तो यहां क्या बचा 1। अब देखो यहां से अगर P1 V1 कॉमन लेना है तो यहां से माइनस कॉमन लेना होगा, यहां से माइनस बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2, और नीचे क्या है n माइनस, तो क्या इसमें n माइनस 1 है, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस n माइनस अपॉन क्या हो जाएगा। अब जरा चेक करके देख लो कि गलती ना हो, जरा ध्यान दें, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये चीज आनी चाहिए, साइड में करके देखते हैं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस, और मल्टीप्लाई किससे करना है माइनस n माइनस 1 अपॉन, ठीक है, ये n माइनस 1 इस n माइनस 1 से क्या हुआ कैंसिल, और ये कितना बच जाएगा, जरा ध्यान से देखें, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन, सेम आ गया, इतना आ गया। तो जब आप इतना कॉमन लेंगे तो अंदर ये चीज बचेगी, बात समझ में आ रही है। अब देखिए DQ, इसको क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं पॉलीट्रॉपिक वर्क। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम कितना हो गया गामा माइनस 1 माइनस n माइनस 1, यही होगा ना। अब देखें DQ इज इक्वल टू DW पॉलीट्रॉपिक गामा माइनस 1, ऊपर देखिए गामा माइनस 1 माइनस n प्लस 1, कुछ कैंसिल हो रहा है, तो DQ कितना बचा गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू
P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। क्लियर है? दिस इज पॉलीट्रॉपिक वर्क डन। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया, गामा माइनस n अपॉन। अब सीधी सी बात है, पॉलीट्रॉपिक वर्क ट्रांसफर और पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर को याद रखना बहुत आसान है। जो भी पॉलीट्रॉपिक वर्क है उसमें सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1। ये क्या बन जाएगा, पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी हमारे प्रोसेसेस थे सभी के लिए क्या निकाल लिया, हीट ट्रांसफर। ध्यान रहे, ये जितने भी प्रोसेस के लिए निकाला है हमने सिस्टम कौन सा लिया है, क्लोज सिस्टम। क्लियर है? इसी के साथ क्लोज सिस्टम का चैप्टर भी बंद। क्लियर है? क्लोज सिस्टम के लिए हमने हर एक प्रोसेस के लिए वर्क निकाल लिया और क्लोज सिस्टम के लिए हर एक प्रोसेस के लिए हमने हीट ट्रांसफर भी निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग ओपन सिस्टम पे। ठीक है जी? ओपन सिस्टम से पहले हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम को देखेंगे, ठीक ना? क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम एक लाइन का है, एक लाइन में आइसोलेटेड सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा। सिस्टम को चेंज कर रहा हूं, अब तक क्लोज था, अब क्लोज नहीं है। अब हम क्या ले रहे हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है? आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए सिस्टम चेंज हुआ है, लॉ चेंज, लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सभी के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल रहेगा, चाहे सिस्टम कोई भी हो। तो अगर हम फर्स्ट लॉ लिखें, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन अब हमें ये लॉ किसके लिए यूटिलाइज करना है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम था भाई, जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो और ना ही मास। क्लोज सिस्टम में तो एनर्जी का ट्रांसफर संभव था, एनर्जी का ट्रांसफर अर्थात हीट एंड वर्क का ट्रांसफर संभव था, इसीलिए हमने वहां हीट और वर्क ट्रांसफर निकाला। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम कहता है कि यहां एनर्जी का ट्रांसफर संभव है ही नहीं, और अगर एनर्जी का ट्रांसफर संभव नहीं है तो ना तो हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही वर्क का ट्रांसफर होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? सिंस देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, किसके लिए, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, इसलिए क्या हो जाएगा, dq 0 और dw 0, क्योंकि हीट और वर्क दोनों किसके रूप हैं, एनर्जी के रूप हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी के ट्रांसफर को अलाउ नहीं करता है। एकदम क्लियर कट होना चाहिए। तो जब एनर्जी का ट्रांसफर अलाउेबल नहीं है तो ना तो वर्क का ट्रांसफर संभव होगा और ना ही हीट का ट्रांसफर संभव होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखें, अगर dq क्या हो गया, 0, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर नहीं है। वर्क भी कितना हो गया, 0, बिकॉज हीट एंड वर्क बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ जी, सोना नहीं है। बचा क्या, du इज इक्वल टू 0। अगर du 0 है, ये इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है। ये चीज कब संभव है, जब u क्या होगा, कांस्टेंट। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है भाई, कांस्टेंट का। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन 0 दिया हुआ है, इसका मतलब u क्या होगा, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो क्वांटिटी खुद क्या होगी, दैट विल बी अ कांस्टेंट, बिकॉज कांस्टेंट को ही डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, और du 0 मिल रहा है, यानी इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल रहा है। इसका मतलब है दैट इज u इज इक्वल टू कांस्टेंट।
बात समझ में आ रही है? यानी अब हम कह सकते हैं कि एनर्जी किसकी, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। यूनिवर्स की अब एग्जांपल क्या था, यूनिवर्स, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या था, यानी यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव असंभव। यही चीज फर्स्ट लॉ कहता है कि ना तो आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूरी एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? तो ये एक लाइन में आपका आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, समाप्त हो गया। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी कभी चेंज होने वाली नहीं है, इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना? यहां पर एक चीज हमें और सीखना है, क्या है भाई, वो चीज क्या है, फ्री एक्सपेंशन। ठीक ना? ए भैया जाओ बाहर जाओ, उठो उठो बाहर जाओ, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, बाहर जाइए। मैंने कहा है कि नींद लगे तो बाहर चले जाना है, या तो फिर घर से थोड़ी पढ़ाई करके आओ प्रीवियस क्लासेस की। ठीक है? फ्री एक्सपेंशन क्या है भाई, देखेंगे। फ्री एक्सपेंशन को समझने के लिए आई, फ्री एक्सपेंशन को समझने के लिए हमने एक सिस्टम लिया है जिसमें इस बॉक्स को चारों तरफ से क्या कर दिया गया है, इंसुलेट। इस तरह की हैचिंग का मतलब क्या कर दिया गया, इंसुलेट। जब हम किसी सिस्टम को इंसुलेट करते हैं, इसका मतलब हम हीट के ट्रांसफर को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। यानी ये इंसुलेशन किसके लिए किया गया, सिस्टम को एडियाबैटिक बनाने के लिए किया गया। इंसुलेशन का मतलब हो जाएगा क्या, dq इज इक्वल टू 0। इंसुलेशन क्यों देते हैं, ताकि हीट का ट्रांसफर संभव ना हो सके। बात समझ में आ रही है? तो फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में किसी गैस को हम एक्सपैंड कराते हैं। एक्सपैंड कराने का मतलब उसका वॉल्यूम क्या होना, इंक्रीज करना। किसी गैस को एक्सपैंड कराते हैं एक बड़े होल से, एक लार्ज होल से, किसकी अगेंस्ट, अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम के अगेंस्ट किसी गैस को क्या कराना, एक्सपैंड कराना, क्या कहलाता है, फ्री एक्सपेंशन। किसमें, एक इंसुलेटेड चेंबर के अंदर। फ्री एक्सपेंशन क्या है, फ्री एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड चैम्बर लेते हैं जिसमें एक गैस को हम एक लार्ज होल से एक्सपैंड कराते हैं, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट वैक्यूम। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन। समझे इसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्या मतलब है। वैक्यूम किसको कहते हैं, निर्वात, जहां कोई भी एयर पार्टिकल मौजूद ना हो। अब अगर ये गैस, ये बीच में दिया हुआ है क्या, ये पार्टीशन दिया हुआ है, इधर गैस थी और इधर वैक्यूम था, हमने धीरे से ये पार्टीशन यहां से क्या कर दिया, निकाल दिया। जब निकालेंगे तो अभी तो गैस का वॉल्यूम ये था और इधर क्या है, वैक्यूम, तो गैस किधर भागेगी, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्या,
अपने आप जाएगी, क्योंकि इधर कुछ है नहीं, ये जगह निर्वात है, इसको कवर करने के लिए गैस यहां से यहां, तो फिर गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, गैस एक्सपैंड हो गई। लेकिन इस जनरली हम जानते हैं कि जब भी एक्सपेंशन होता है तो हमें कुछ वर्क मिलता है, एक्सपेंशन के दौरान हमें वर्क मिलता है और कंप्रेशन के दौरान हमें वर्क करना पड़ता है। अब जब ये गैस एक्सपैंड हुई तो क्या कुछ वर्क मिला? नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आपकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हो तब इसका मतलब है आपने वर्क किया। लेकिन जब गैस एक्सपैंड होती है तो गैस को वैक्यूम के कारण कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं होता है, और जब कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है तो कोई वर्क होगा क्या? नहीं। तो वैक्यूम में एक्सपैंड होने के कारण गैस को कोई वर्क करना नहीं पड़ता। तो नेट वर्क ट्रांसफर कितना हो गया भाई? dW इज इक्वल टू 0, और इंसुलेशन के कारण dQ क्या है? 0 है। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट लॉ dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। इंसुलेशन के कारण dQ कितना हो गया? और इस वैक्यूम के कारण, चूंकि वैक्यूम के कारण गैस को कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। जब भी गैस, चूंकि गैस फ्रीली एक्सपैंड हो रही है अगेंस्ट वैक्यूम, और वैक्यूम किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस ऑफर, अगर ये प्रतिरोध करता वैक्यूम तो गैस को उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता, तो उसके इंटरनल एनर्जी में कुछ ना कुछ क्या होता? चेंज होता। लेकिन चूंकि वैक्यूम कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करता, इसलिए किसी तरह का वर्क नहीं होगा, और इसलिए वर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सो dW इज, तो क्या मिलेगा फिर से? du इज इक्वल टू 0। अगेन ये चीज क्या बता रही है कि फ्री एक्सपेंशन के दौरान गैस की इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दैट इज U इज इक्वल टू। नाउ अगर U कांस्टेंट है, याद कीजिए U किसका फंक्शन है? किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। U किसका फंक्शन है? याद कीजिए, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था, du इज इक्वल टू mCV dt। आइडियल गैस, गैस का मतलब आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस लेते हैं तो CV क्या बन जाएगा? C, और आइडियल गैस के लिए C की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो M कांस्टेंट, और इसका मतलब du किस पे निर्भर करेगा? तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। किसके केस में? इन केस ऑफ आइडियल गैस। बात समझ में आ रही है ना? इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ। अब बताइए U क्या है और U किसका फंक्शन है? अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर T कांस्टेंट है तो DH कितना होगा भाई? चेंज इन एंथैल्पी। बताओ, फिर से सोचो थोड़ा सा। DH इज इक्वल टू क्या होता है? mCV dt। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना हुआ? DH इज इक्वल टू mC dt। आइडियल गैस के लिए CP तो होगा नहीं। अब dt, T कांस्टेंट है तो dt कितना हुआ? यानी DH क्या आ गया? 0। These are the properties of free expansion। बात समझ में आ रही ना? तो फ्री एक्सपेंशन से कई सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और वो आते हैं यही कि dQ 0, dW 0, U कांस्टेंट, T कांस्टेंट, DH की वैल्यू 0, और अगर DH की वैल्यू 0 है इसका मतलब H क्या है? कांस्टेंट। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको ऑप्शंस में मिलेंगी। 1 2 3 4 जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें ये सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। क्लियर है? तो बस आज की सेवा यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट डे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।